नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे और अपनी आगे वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा उनकी तैयारी भी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज जो 29 जून में एग्जाम हुआ था एक यूपी ट्रिपल एससी का फार्मासिस्ट का एग्जाम, हम उसमें जो यूपी जीके और कंप्यूटर का सेक्शन आया था उसको डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, किस टाइप का क्वेश्चन रह रहा है। जो आने वाले और भी एग्जाम है जैसे लोअर पीसीएस का एग्जाम आने वाला है, तो उसमें भी कंप्यूटर और यूपी जीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो लगभग यूपी जीके के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 20 क्वेश्चन यूपी जीके के और 15 क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर के पूछे जाते हैं। और यूपी ट्रिपल एससी के हर एग्जाम में ये जो सिलेबस है बिल्कुल सेम रख दिया गया है। यूपी जीके के 20 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर के। तो आज हम इसी चीज को डिस्कस करने वाले हैं कि जो 29 जून को फार्मासिस्ट का एग्जाम हुआ था, यानी आज सुबह मीटिंग में जो एग्जाम हुआ था उसमें कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे थे उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम यूपी जीके के क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। उत्तर प्रदेश की कौन सी कला कांच की चूड़ियों से संबंधित है। देखिए कांच की चूड़ियों से संबंधित जो है वो कहाँ पर है, फिरोजाबाद। जो फिरोजाबाद है वो कांच की चूड़ियों के लिए फेमस माना जाता है। ऑप्शन देखिए क्या दिए गए थे। मुरादाबाद, मुरादाबाद ग्लास फ्रेम। अच्छा, मुरादाबाद जो है इसको पीतल नगरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पीतल नगरी। पीतल नगरी। तो ये चीज भी आप लोग याद रखेंगे। भदोई जो है, ये भदोई में कालीन का, कालीन, कालीन नगरी बोला जाता है। सहारनपुर, फिरोजाबाद कांच उद्योग। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया था। उत्तर प्रदेश में प्रीपेड स्मार्ट मीटर के संबंध में, अब हालांकि इसको समाप्त कर दिया गया है, वापस से इसे पोस्टपेड कर दिया गया है, लेकिन ये एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। जब इस प्रीपेड स्मार्ट मीटर चालू हुए थे तब से ये क्वेश्चन बना है, वहां से क्वेश्चन बना है। तो इसके संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही है। इसमें देखिए इन्हें बंद किया जा रहा है, तो ये तो अब की बात है ना। पहले के लिए क्या है, इनका उपयोग सभी नए बिजली कनेक्शन के लिए किया जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनका उपयोग जो है वो जितने भी नए बिजली कनेक्शन होंगे उनके लिए इनका उपयोग किया जाएगा, प्रीपेड कनेक्शन का। इसके अलावा कोई इसका उपयोग नहीं होगा। इनका उपयोग केवल उद्योगों में, तो ये भी इसका राइट गलत आंसर हो जाएगा। ये केवल ग्रामीण क्षेत्रों में, तो ग्रामीण क्षेत्रों में तो हो ही नहीं सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं ने ही तो इकट्ठा होकर ये सब किया था, तभी तो इनको इनको क्या है, जितने भी नए कनेक्शन है उनमें इनका उपयोग किया जाएगा, पुराने कनेक्शन में इनका उपयोग नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र से निम्नलिखित में से कौन सा शहर या कौन सा पर्यटन प्रकार सबसे अधिक संबंधित है। तो सबसे अधिक, अच्छा ब्रज का क्षेत्र जो है मथुरा, वृंदावन और गोवर्धन वगैरह जो ब्रज का क्षेत्र आता है उसमें किस प्रकार का पर्यटन हो सकता है। तो उसमें तीर्थ पर्यटन यानी पिलग्रिमेज पर्यटन हो सकता है, पिलग्रिमेज टूरिस्ट हो सकते हैं। तो इसमें देखिए पारिस्थितिकी पर्यटन तो होगा नहीं, साहसिक पर्यटन ये भी नहीं होगा, तटीय पर्यटन ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी तीर्थ पर्यटन। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश से जुड़े अमीर खुसरो ने मुख्यतः किस साहित्यिक परंपरा में योगदान दिया है। अच्छा, अमीर खुसरो की अगर हम बात करें तो अमीर खुसरो का जन्म जो है ये कहाँ पर होता है, पटियाली में होता है। और पटियाली किस जिले में पड़ता है, पटियाली जो पड़ता है ये कासगंज जिले में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, कासगंज जिले में। और आपको एक चीज और याद रखनी होगी, अमीर खुसरो को किसकी उपाधि दी गई थी, तोता ए हिंद की उपाधि दी गई थी। तोता ए हिंद की उपाधि अमीर खुसरो को दी गई थी। और ये इन्होंने जो अपनी रचनाएं की हैं वो रचनाएं की हैं फारसी भाषा में और हिंदवी भाषा में। हिंदवी भाषा की अगर हम बात करें तो ये खड़ी बोली की उद्भव मानी जाती है। जो हमारी खड़ी बोली है उसका उद्भव माना जाता है। हिंदवी भाषा जो है, हिंदवी साहित्य जो है ये खड़ी बोली का उद्भव माना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फारसी और हिंदवी साहित्य में इन्होंने रचनाएं की हैं। उत्तर प्रदेश में कालीन बुनाई क्षेत्र का प्रमुख केंद्र कौन सा है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था पहले क्वेश्चन में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, भदोई। भदोई इसका राइट आंसर हो जाएगा, कालीन बुनाई का प्रमुख केंद्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में के लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से कौन सा एक फेमस त्योहार है। तो कुंभ मेला तो ये तो नहीं होगा, पुष्कर मेला, सोनपुर मेला तो ये भी नहीं होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ददरी मेला। ददरी मेला जो है ये बलिया जिले में बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया जाता है। और आप लोग ये भी ध्यान रखें कि सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक माना जाता है ददरी मेला। इसके बाद में ये कहाँ का है, बलिया जिले का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश की नौटंकी, इसको सबसे अच्छे रूप में कैसे वर्णित किया जा सकता है। तो नौटंकी क्या है, शास्त्रीय नृत्य तो है नहीं, नौटंकी शास्त्रीय नृत्य है नहीं। मूर्ति कला जो कला है ये भी नहीं है, चित्रकला शैली भी नहीं है। तो ये कौन सा लोक रंगमंच है, ये क्या है, लोक रंगमंच, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, फोक थिएटर बोल सकते हैं।
तो लोक रंगमंच है, यानी फोक थिएटर है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तर प्रदेश में पर्यटन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पर्यटन के संबंध में पूछा जा रहा है। उत्तर प्रदेश का पर्यटन मुख्यतः बर्फ से ढके पहाड़ों पर आधारित है। जब उत्तर प्रदेश में बर्फ, अच्छा ये बताइए, बर्फ से ढके कहीं पहाड़ पाए जाते हैं? तो कहीं नहीं पाए जाते, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का पर्यटन धार्मिक आधारित है, सांस्कृतिक आधारित है, ऐतिहासिक स्थलों पर आधारित है, तो ये इसका राइट आंसर बन सकता है। इसके अलावा अगला कुछ ऑप्शन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का पर्यटन मुख्यतः जो है वो तटीय क्षेत्रों पर, तो तटीय क्षेत्रों पर भी आधारित नहीं होगा। इसके बाद में उत्तर प्रदेश का पर्यटन मुख्यतः समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर आधारित है। जब उत्तर प्रदेश में समुद्र नहीं है, तट नहीं है, तो फिर ये तो दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश का जो पर्यटन है वो किस पर आधारित है, धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक स्थलों पर आधारित माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो सबसे अधिक मिट्टी जो पाई जाती है उत्तर प्रदेश में, काली मिट्टी तो नहीं पाई जाती है, लेटराइट मिट्टी भी नहीं पाई जाती, लाल मिट्टी भी नहीं पाई जाती। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी, जलोढ़ मिट्टी जो है वो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मिट्टी पाई जाती है, जिसे हम एलुवियल सॉइल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, एलुवियल सॉइल भी कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र के पारिस्थितिकी महत्व के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र की बात करें तो तराई क्षेत्र में खनिज निष्कर्षण के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये खनिज निष्कर्षण के लिए तो तराई क्षेत्र में खनिज तो नहीं पाया जाता है, तो ये वाला ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। अब उत्तर प्रदेश में जब खनिज की बात करें तो जो उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग है वहां पर खनिज पाए जाते हैं, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा है, तराई क्षेत्र मुख्यतः औद्योगिक क्षेत्र है, तो ये औद्योगिक क्षेत्र भी नहीं है। इसके बाद में तराई क्षेत्र में शहरी विस्तार का प्रभुत्व देखने को मिलता है, तो यहाँ पर शहरी विस्तार भी नहीं पाया जाता है। शहरी विस्तार जो है वो आप लोग देखेंगे तराई क्षेत्र से जो नीचे वाला क्षेत्र है उसमें शहरी विस्तार देखने को मिलता है। इसके बाद ऑप्शन डी देखेंगे, तराई क्षेत्र में उच्च जैव विविधता और वन संसाधन पाए जाते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सामान्यतः कौन सी प्रमुख वनस्पति पाई जाती है। तो सदाबहार वन तो पाए नहीं जाएंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। कौन से वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। टुंड्रा वन भी यहाँ नहीं पाए जाते और मरुस्थलीय वनस्पति भी नहीं पाई जाती। तो राइट आंसर, सीधे सीधे आंसर पता चल रहे थे आज के एग्जाम में। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि जिसमें आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत पड़े, बहुत आसानी से सभी के आंसर बिल्कुल फैक्ट आधारित क्वेश्चन पूछे गए थे। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा शिल्प जो है वो पीतल के काम से संबंधित है। पहले ही क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, तो पीतल के काम से संबंधित जो है वो कौन सा हो जाएगा, मुरादाबाद शिल्प हो जाएगा। और इसमें जो आप लोग याद रखेंगे, मुरादाबाद को किस नगरी से, पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है, पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पीतल मुरादाबाद शिल्प हो जाएगा। और जो लखनऊ है इसको नवाबों का शहर बोलते हैं, नवाबों का शहर, नवाबों का शहर। और इसी में कहाँ के लिए एक जीआई टैग मिला है इसमें, यहाँ की चिकनकारी को, जीआई टैग जो मिला है वो किसको मिला है, चिकनकारी शिल्प को मिला है, चिकनकारी शिल्प को। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। और ये दोनों क्वेश्चन आज के एग्जाम में पूछे गए थे। फिरोजाबाद जो है वो किसके लिए, कांच के लिए फेमस है। भदोही जो है वो किसके लिए, कालीन के लिए फेमस है। बहुत ही आसान, देखिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग जितने 75 जिले हैं तो उन 75 के 75 जिलों के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को याद करेंगे, हर एक पॉइंट को समझते हुए चलेंगे। कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन जो है इसके क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम हो, 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपको 75 के 75 वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट याद होने चाहिए। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, मुरादाबाद शिल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मेरठ मेट्रो का संचालन कब शुरू हुआ था। जो मेरठ मेट्रो है इसको किस नाम से, नमो भारत नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, नमो भारत। और ये जो शुरुआत हुई है इसकी शुरुआत होती है आनंद विहार से मेरठ तक, आनंद विहार से मेरठ तक इसकी शुरुआत होती है, आनंद विहार से कहां तक, मेरठ तक। और इसकी शुरुआत जो होती है वो कब होती है, फरवरी 2026 में इसकी शुरुआत होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, फरवरी 2026 में नमो भारत के नाम से इसकी शुरुआत होती है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन,
उत्तर प्रदेश की विधानसभा के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखिए, उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा, विधानमंडल की अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के विधानमंडल, तो विधानमंडल उत्तर प्रदेश का दो भागों में विभाजित है, या द्विसदनीय हम कह सकते हैं। एक तो होता है विधान परिषद, विधान परिषद, और एक जो है वो क्या है, विधानसभा। एक कौन सा है, विधान सभा। और याद रखेंगे आप लोग, जो विधान परिषद है इसको हम उच्च सदन बोलते हैं, और जो विधानसभा है इसको हम क्या बोलते हैं, निम्न सदन बोलते हैं। इसको निम्न सदन बोला जाता है। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या दिए गए, यह राज्य विधानमंडल का उच्च सदन है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि विधान परिषद जो है वो उच्च सदन होता है। इसके सदस्य केवल राज्यपाल द्वारा नामित किए जाते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि 2019 में ही क्या कर दिया गया था, जो विधानसभा और लोकसभा में, विधानसभा और लोकसभा में जो राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा मनोनीत सदस्य होते थे उनको हटा दिया गया था। अब कोई भी एंग्लो इंडियन सदस्य जो है ना तो विधानसभा में होगा ना ही तो लोकसभा में होगा। तो ये वाला ऑप्शन भी, बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। इसके बाद में तीसरा ऑप्शन है, इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो भाई राज्यसभा और विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और इसके सदस्य जो हैं वो क्या प्रत्येक 2 वर्ष में इस्तीफा दे देते हैं या फिर हट जाते हैं। तो ये वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसका चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाता है। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इसका चुनाव जो है, जितने भी विधानसभा के सदस्य होते हैं जिन्हें हम एमएलए बोलते हैं यानी विधायक बोलते हैं, इनका चुनाव किसके द्वारा होता है, जनता के द्वारा होता है। और आपने देखा होगा जो विधान परिषद यानी जो एमएलसी होती है, यानी जो एमएलसी मेंबर होते हैं, उनका जो चुनाव है वो सीधे जनता के द्वारा नहीं होता है। तो ये चीज भी आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में दोआब, अच्छा दोआब का जो मतलब होता है वो क्या होता है, दोआब जो है ये 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, एक तो दो, दूसरा आब। दो का मतलब तो आपको पता ही होगा कि दो का मतलब सिंपल सी बात है, दो होता है। आब का मतलब होता है नदी या पानी, नदी या पानी। तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे। दो पहाड़ों के बीच की भूमि, तो ये गलत हो जाएगा। तटीय भूमि, उत्तर प्रदेश में तो तटीय भूमि नहीं है, तो ये भी क्या है, गलत हो जाएगा। रेगिस्तानी भूमि, ये भी गलत हो जाएगा। दो नदियों के बीच की भूमि, ये इसका राइट आंसर होगा। तो इसका दोआब का अर्थ क्या होता है, दो नदियों के बीच की भूमि, जैसे गंगा यमुना का दोआब। तो ये आपने पढ़ा होगा। तो दो नदियों के बीच की भूमि, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की बनारसी तबला शैली, उत्तर प्रदेश की बनारसी तबला शैली के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो उत्तर प्रदेश की बनारसी तबला शैली, बनारसी तबला शैली जो है ये स्पेशली हिंदुस्तानी संगीत से जुड़ी हुई एक शैली है। कौन से संगीत से जुड़ी हुई शैली है? तो इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। यह कर्नाटक संगीत की एक शैली है, तो कर्नाटक की तो नहीं है। यह एक लोक नृत्य परंपरा है, तो लोक नृत्य परंपरा भी नहीं है। इसका उद्गम जो है वो दक्षिण भारत में होता है। बनारसी तबला शैली का जो उद्गम है वो दक्षिण भारत से नहीं होता है। ये कहां से होता है, बनारस से होता है, वाराणसी से होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। यह वाराणसी में हिंदुस्तानी संगीत से जुड़ी ताल वाद्य शैली है। कैसी शैली है, ताल वाद्य शैली है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकारी कढ़ाई के लिए फेमस है? तो आपको पता होगा उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है जो है वो चिकनकारी कढ़ाई के लिए फेमस है। तो आप लोग याद रखेंगे लखनऊ, लखनऊ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये चीज आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद में आगरा की बात करें तो ये भी चमड़ा के लिए फेमस है, और कानपुर की बात करें तो कानपुर भी चमड़ा के लिए फेमस है। तो ये दोनों भी इसके ये जो याद रखेंगे। मेरठ में आप लोग देखेंगे तो खिलौने, जो खिलौने हैं वो यहाँ पर मेरठ में पाए जाते हैं, खिलौनों के लिए फेमस है। ओडीओपी में ये आप लोग ये पढ़ेंगे ये सारे पॉइंट। अगला क्वेश्चन है, पद्मावत जो है प्रसिद्ध साहित्यिक कृति किसने लिखी थी? तो पद्मावत जो है ये किसके प्रति लिखी गई थी, मतलब किसके लिए लिखी गई थी? तो चित्तौड़ की रानी जो है, चित्तौड़ की रानी, चित्तौड़ की रानी है कौन, जिनका नाम है पद्मनी। चित्तौड़ की रानी पद्मनी के लिए ये लिखी गई थी, चित्तौड़ की रानी पद्मनी के लिए। और ये कब लिखी गई थी, 1540 ईस्वी में लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई थी, मलिक मोहम्मद जायसी। और मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं इनका जन्म उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में हुआ था, या उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के ये निवासी थे। तो इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया है। तो पद्मावत जो है प्रसिद्ध साहित्यिक कृति जो है वो किसकी है, मलिक मोहम्मद जायसी की। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर नवाबों का शहर कहलाता है? तो उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है जो नवाबों का शहर कहलाता है? लखनऊ जो है वो नवाबों का शहर कहलाता है। और ये सबसे कठिन क्वेश्चन शायद यही वाला पूछा गया था।
इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन सही है। आपसे अगर पूछा जाए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वो राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताता है, तो आप लोग बताएंगे सर अनुच्छेद 155 जो है वो राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताता है। तो राज्यपाल का जो चुनाव है वो राज्य की जनता द्वारा होता है, तो ये गलत हो जाएगा। राज्यपाल का चुनाव जो राज्य की जनता के द्वारा तो होता नहीं है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा उनकी नियुक्ति होती है, प्रसाद पर्यंत रहते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है, तो ये भी गलत हो जाएगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति जरूर राज्यपाल करते हैं, तो यहाँ पर ये वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। राज्यपाल का चुनाव विधानसभा द्वारा किया जाता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा होती है अनुच्छेद 155 के तहत। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ ये यूपी जीके के 20 क्वेश्चन जो पूछे गए थे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे, और ऐसी आशा करता हूं लगभग 20 में 19 क्वेश्चन तो सभी ने सही कर दिए होंगे। इसके अलावा एक दो क्वेश्चन तो सबके गलत हो ही जाते हैं, लेकिन 19 क्वेश्चन तो कम से कम सही कर दिए होंगे। लेकिन 20 में 20 बनने वाले क्वेश्चन थे, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। अब हम आगे बात करेंगे कंप्यूटर के प्रश्नों के बारे में। कंप्यूटर में देखिए कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे, उसको एक बार हम समझते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, मोबाइल बैंकिंग के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। अच्छा, जब मोबाइल बैंकिंग है तो सिंपल सी बात है, मोबाइल की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। तो भौतिक चेक यानी फिजिकल चेक की तो जरूरत पड़ेगी नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फैक्स मशीन, मोबाइल बैंकिंग के लिए फैक्स मशीन का क्या काम है, इंटरनेट युक्त स्मार्टफोन। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इंटरनेट युक्त स्मार्टफोन। टेलीग्राम की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंटरनेट युक्त स्मार्टफोन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट किसके उदाहरण हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी आईओटी के तो उदाहरण है नहीं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के तो उदाहरण है नहीं एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट। तो गूगल असिस्टेंट किसी ना किसी, ये देखा भी होगा आपने, गूगल असिस्टेंट ओके गूगल करके जब बोलते हैं तो ये क्या है भाई, ये कहीं ना कहीं असिस्टेंट का काम कर रहे हैं, तो ऑप्शन भी वही होगा जो असिस्टेंट में आएगा। जैसे सामाजिक नेटवर्क, तो एक प्रकार का सामाजिक नेटवर्क भी नहीं है। डिजिटल बटुए, तो डिजिटल बटुए भी नहीं है भाई। डिजिटल बटुए मतलब डिजिटल वॉलेट, जैसे फोन पे पेटीएम का वॉलेट, फोन पे का तो अभी भी चल रहा है लेकिन पेटीएम का बंद हो गया है। तो जैसे फोन पे का वॉलेट चलता है जिसमें हम रुपए डाल सकते हैं और बाद में उनको धीरे धीरे खर्च कर सकते हैं, तो ये क्या है, डिजिटल वॉलेट। तो ये भी, इसका भी उदाहरण नहीं है एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित आभासी सहायक। ये असिस्टेंट होते हैं जिनसे हम कभी कभी अपनी मदद ले लेते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे आज के समय में चैट जीपीटी हो गया, जेमिनी हो गया, ग्रोक हो गया, क्लॉड हो गया, बहुत से एआई चल रहे हैं। तो ये क्या है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित आभासी सहायक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रिप्टो करेंसी किस तकनीक पर आधारित होती है। क्रिप्टो करेंसी जो है ये किस तकनीक पर आधारित होती है, ब्लॉकचेन पर आधारित होती है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ब्लॉकचेन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोशल मीडिया पर तो आधारित होती नहीं। सोशल मीडिया जो है वो जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, ट्विटर हो गया, तो ये सोशल मीडिया का उदाहरण है। जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, तो ये इसका भी उदाहरण नहीं होते हैं। पारंपरिक बैंकिंग, तो पारंपरिक बैंकिंग भी इसका उदाहरण नहीं है, तो राइट आंसर ब्लॉकचेन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए, परम, क्रेबन, डीप ब्लू, एनिएक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो आयोग डिसाइड करेगा भाई कि कौन सा आंसर होना चाहिए, क्योंकि जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है ये कौन सा था, ये था परम 8000। परम 8000 जो है ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था जिसे सीडेक के द्वारा बनाया गया था। और एक चीज याद रखेंगे, यहाँ पर परम दिया गया है, बल्कि ये परम सीरीज जो है भारत के पहले सुपर कंप्यूटर में जानी जाती है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्या दिया गया, परम दिया गया है। अगर परम श्रृंखला दी जाती तो आंसर सही हो जाता है ये, या परम 8000 दिया जाता तो आंसर सही हो जाता है। अब जैसे यहाँ पर क्रेबन दिया गया है, और क्रेबन जो है ये विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर है। क्रेबन जो है ये कैसा है, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर है, पहला सुपर कंप्यूटर। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, सीमोर क्रे के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था, सीमोर क्रे के द्वारा बनाया गया था, और इन्होंने अपने ही नाम पे इसका नाम रखा था क्रेबन। तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे। डीप ब्लू जो इसका आंसर नहीं होगा। एनिएक जो है ये पहला इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल आधारित कंप्यूटर था। एनिएक पहला इलेक्ट्रॉनिक आधारित मैकेनिकल कंप्यूटर था। तो इसका राइट आंसर या तो ए ऑप्शन हो सकता है अगर आयोग चाहेगा, वैसे तो इसका ऑप्शन क्या होना है,
ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ई इसका राइट आंसर होगा। परम सीरीज देता या परम 8000 देता तो इसका आंसर सही हो जाता ए, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इन्होंने परम दे दिया गया। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि वर्तमान में भारत का सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो वर्तमान में आप लोग बताएंगे भगवान इंद्र के जो भगवान इंद्र के घोड़ा, घोड़ा ही ना, हाथी, सॉरी हाथी, भगवान इंद्र का जो हाथी है ऐरावत, इनके नाम पर इनका रखा गया है। सुपर कंप्यूटर जो है वर्तमान में भारत का ऐरावत के नाम पर है। आप लोग कमेंट बताएंगे इसकी जो स्पीड है वो कितनी है, कितने पेटाफ्लॉप्स इसकी स्पीड है, ये चीज आप लोग बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब WWW का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार जो किया था वो टिम बर्नर्स ली ने किया था, और ये 1989 में टिम बर्नर्स ली ने WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। आप कोई भी वेबसाइट देखेंगे तो वेबसाइट में आपको नजर आएगा www.examweb.in ऐसे करके नजर आता है। जैसे आप मेरी वेबसाइट पे जाएंगे www.examweb.in, और आप कहीं कहीं पर ये भी देखेंगे HTTPS, तो यस का मतलब क्या होता है, सिक्योर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऐसे करके बनी होती है इस तरीके से। तो ये भी इसके क्या है कि सिक्योर वेबसाइट है, जहां पर भी यस लिखा हो तो समझिएगा वो सिक्योर वेबसाइट के अंतर्गत आता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और जहां पर यस नहीं होता है उसका मतलब ये है जहां पर सिर्फ ऐसे लिखा होता है HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो इसका मतलब ये वेबसाइट जो है वो सिक्योर नहीं है। लेरी पेज की अगर हम बात करें तो इन्होंने गूगल की खोज की थी। बिल गेट्स जो है वो माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित है। और बिंट सर्फ जो है, इसका आंसर आप लोग बताइए कि बिंट सर्फ जो है वो किससे संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिंट सर्फ किससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ई गवर्नेंस का लाभ है? तो ई गवर्नेंस का काम क्या है, लाभ क्या है? कागजी कार्य बढ़ाना, तो कागजी कार्य तो होते ही नहीं, ई गवर्नेंस मतलब जितने भी काम है वो डिजिटल तरीके से होंगे, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। 24/7 नागरिक सेवाएं प्रदान करना, तो ये इसका राइट आंसर हो सकता है। आगे देखेंगे, भ्रष्टाचार बढ़ाना, तो भ्रष्टाचार को कम करने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। पारदर्शिता कम करना, तो पारदर्शिता भी कम नहीं हुई इसमें, तो पारदर्शिता बढ़ेगी ना, कि अगर हम किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन चाहते हैं वो आसानी से हमें मिल सकती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, सीपीयू को किस नाम से भी जाना जाता है? तो सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग यानी ब्रेन या मस्तिष्क भी कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क बोलते हैं। कंप्यूटर की स्मृति मेमोरी तो होती नहीं है, मेमोरी कौन होता है, मेमोरी यूनिट मेमोरी होती है। कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट जो है वो क्या होती है, मेमोरी होती है। कंप्यूटर का भंडारण, भंडारण जो होता है वो कहां पर होता है, कंप्यूटर का भंडारण मेमोरी में होता है। आप लोग देखते हैं जो स्टोरेज सिस्टम होता है उसमें होता है। इसके बाद में कंप्यूटर का हृदय, ये भी नहीं होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए कंप्यूटर का मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन है, ई रीडर का मुख्य उपयोग किस लिए होता है? ई रीडर के लिए जैसे एक सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण जिसका है कि आप लोग देखते हैं गूगल ड्राइव, गूगल ड्राइव, इसका गूगल ड्राइव में आप कोई भी पीडीएफ वगैरह खोल लेते हैं, या फिर जो एडब वगैरह के होते हैं, एडब एक्रोबॉट वगैरह, तो ये सब क्या है, ई रीडर है, ई रीडर के एग्जाम्पल है। तो इसका काम किसके लिए होता है, वीडियो सम्मेलन के लिए तो नहीं होगा, खेल के लिए भी नहीं होता है। ई पुस्तक पढ़ना मतलब जो पीडीएफ होती है उनको पढ़ने के लिए इसका प्रयोग होता है। त्रिआयामी यानी 3D प्रिंटिंग के लिए भी इसका प्रयोग नहीं होता है। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी ई पुस्तक पढ़ना। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में सेल संदर्भ, जैसे ये जो डॉलर का साइन लगा के ए बना दिया, फिर डॉलर, फिर इसके बाद में जो हम लिखते हैं कॉलम वगैरह, कौन से कॉलम या कौन सी रो में दिया गया है, तो उसके बारे में पूछा गया है। जैसे एक, तो इसका जो डॉलर चिन्ह है ये क्या दर्शाता है? तो ये किसको दर्शा रहा है, तो ये एक स्टेबिलिटी को दर्शाता है, स्थिर सेल को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, स्थिर सेल के संदर्भ में ये काम करता है, ना कि सीट का नाम। सूत्र में त्रुटि, तो ये भी नहीं होगा, मुद्रामान, और सीट का नाम ये भी नहीं होगा। स्थिर सेल को दर्शाता है कि अब हमें इसी सेल पे काम करनी, ए सेल पे काम करनी है, तो उसी ए सेल में हम काम करेंगे, तो ये चीज को दर्शाता है, स्थिर सेल को दर्शा रहा है भाई ये। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट उपकरण है? तो इनपुट उपकरण कौन सा है, मॉनिटर जो है, मॉनिटर में तो हमें साफ साफ दिखाई देता है ऊपर, तो मॉनिटर इनपुट उपकरण नहीं होगा। इनपुट मतलब क्या है कि जो हम इनपुट दे सके किसी को,
स्पीकर की बात करें तो स्पीकर तो हमें आउटपुट देता है ना, जो हम गाने वगैरह बजाते हैं वो स्पीकर में बजते, तो आउटपुट प्रिंटर में हमें सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में देता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, स्कैनर। आपने देखा होगा कि जो स्कैनर लगे होते हैं उसमें हम किसी भी पेज या फोटो को स्कैन करके सीधा हम कहां पर इनपुट ले सकते हैं, कंप्यूटर में अपने इनपुट ले सकते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, स्कैनर इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लॉटर का उपयोग किसे प्रिंट करने के लिए किया जाता है? प्लॉटर की अगर हम बात करें तो प्लॉटर जो बड़े बड़े आपने होर्डिंग और बैनर देखे होंगे, फ्लेक्स देखे होंगे, वो उसका जो वो बनाए जाते हैं वो किससे बनाए जाते हैं? प्लॉटर से बनाए जाते हैं। तो पाठ दस्तावेज इसका नहीं, वो केवल फोटो के लिए, फोटो तो नहीं बनाई जाती, होर्डिंग बैनर फ्लेक्स वगैरह बनाए जाते हैं। बड़े इंजीनियरिंग आरेखन के लिए, बड़े इंजीनियरिंग आरेखन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। 3 आयामी यानी 3D प्रिंटिंग के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बड़े इंजीनियरिंग आरेखन के लिए यानी इसका प्रयोग किया जाता है, बड़े इंजीनियरिंग आरेखन के लिए। अगला क्वेश्चन है, विश्लेषण के लिए कच्चे डाटा को साफ और व्यवस्थित करने की प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है? जो कच्चे डाटा को कैसा करने की, विश्लेषण के लिए कच्चे डाटा को साफ और व्यवस्थित करने की प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्लेषण के लिए। इसको अभी देखेंगे, थोड़ी देर रुकिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा बिना पर्यवेक्षण अधिगम का उदाहरण है? तो बिना पर्यवेक्षण अधिगम का उदाहरण जो है वो कौन सा होता है? के मींस क्लस्टरिंग होता है, जिसे के मींस समूहकरण बोलते हैं, के मींस क्लस्टरिंग होता है इसका। अगला क्वेश्चन है, ब्राउजर में रिफ्रेश बटन जो है वो क्या काम करती है? ब्राउजर में जो रिफ्रेश बटन है वो किसका कार्य करती है? इतिहास मिटाने का कार्य तो नहीं करती है, ये तो हिस्ट्री से डिलीट कर सकते हैं। नए टैब खोलने के लिए कंट्रोल+N का प्रयोग कर सकते हो, तो नए टैब खोलने के लिए रिफ्रेश बटन का काम नहीं होता है। विज्ञापन को रोकने के लिए भी नए रिफ्रेश बटन का प्रयोग नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, वर्तमान पृष्ठ को पुनः लोड करना। वर्तमान पृष्ठ को कैसे पुनः लोड करना, ये क्या हो जाएगा? ब्राउजर में रिफ्रेश बटन का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में ट्रैक चेंजेस का उपयोग जो है वो किस लिए किया जाता है? एमएस वर्ड में किसका उपयोग? ट्रैक चेंज का प्रयोग जो है वो किस लिए किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर आप लोग सभी लोग बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? शब्द गणना ट्रैक करना, तो ये इसका राइट आंसर नहीं होगा। स्वतः सहेजना, ये भी नहीं होगा। केवल फॉन्ट परिवर्तन ट्रैक करना, तो केवल फॉन्ट परिवर्तन का तो ट्रैक नहीं किया जाता है, बल्कि दस्तावेज में जो किए गए परिवर्तन है, मतलब पूरे डॉक्यूमेंट में, केवल फॉन्ट में नहीं, पूरे डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी कोई भी परिवर्तन किया गया हो उस चीज का रिकॉर्ड जो रखता है वो कौन रखता है? ट्रैक चेंजेस रखता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये लगभग 15 क्वेश्चन जो है मैंने आपको कराए हैं, ये आपके एग्जाम में, फार्मासिस्ट के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप लोग इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझिएगा, और एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। जितने भी क्वेश्चन कराए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम है, चाहे वो लोअर पीसीएस का एग्जाम क्यों ना हो और या फिर कोई अन्य एग्जाम क्यों ना हो, उसमें सभी में यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से डिटेल से समझने का प्रयास करिएगा। एक क्वेश्चन जो रह गया था हमारा वो कौन सा है? ये वाला, इसको देखेंगे एक बार। विश्लेषण के लिए कच्चे डेटा को, यानी यहाँ पर रॉ डेटा की बात हो रही है। कैसी बात हो रही है? रॉ डेटा की बात हो रही है। इसको साफ और व्यवस्थित करने के लिए, यानी मतलब क्लीन करने के लिए और किसके करने के लिए? व्यवस्थित करने के लिए प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है? तो भाई सिंपल सी बात है, व्यवस्थित करना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डेटा की गड़बड़ी या फिर व्यवस्थित करना, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस गड़बड़ी शब्द को देखकर थोड़ा सा कंफ्यूजन था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, डेटा की गड़बड़ी या व्यवस्थित करना। ये वाला हो सकता है, अगर आयोग चाहेगा तो ये वाला भी दे सकता है, क्योंकि यहाँ पर शब्द क्या है? गड़बड़ी शब्द का यूज किया गया था। लेकिन वैसे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का जो लेक्चर है वो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। इसमें हमने लगभग 35 क्वेश्चन जो है, 35 क्वेश्चन जो यूपी जीके और कंप्यूटर के 35 क्वेश्चन है उनको कवर किया था। और ये आपके किस एग्जाम से संबंधित है? ये आपके फार्मासिस्ट एग्जाम से संबंधित है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए
अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए जो टेलीग्राम लिंक है, टेलीग्राम लिंक से आप लोग इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से, या फिर डायरेक्टली आप सर्च कर सकते हैं एग्जाम वेब, वहां पर आपको टेलीग्राम पर आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो आप लोग एग्जाम वेब पे जाकर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, ये सेम पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आंसर सहित आपको पीडीएफ मिल जाएगी। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। और आपकी लोअर पीसीएस की तैयारी कैसी चल रही है, या फिर आपको किसी से संबंधित नोट्स चाहिए, लोअर पीसीएस का कोई भी कैसा भी नोट्स आपको चाहिए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आपको नोट्स मिल जाएगा 7236995506। इस पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करिए और आप लोग लिख दीजिए लोअर पीसीएस नोट्स, लोअर पीसीएस नोट्स, और आपको लोअर पीसीएस के नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और ये नोट्स जो है बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे।